अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। काहिरा में फौज में सरगर्मी तेज हो गई थी। फौज को जंगी मशकें कराई जा रही थीं। चंद एक दस्ते अलग कर लिए गए थे। उन्हें शबखून मारने, थोड़ी तादाद में दुश्मन की कई गुना ज्यादा नफरी पर हमला करने और जर्ब लगाओ और भागो की मशकें इस तरह कराई जा रही थीं कि रात को भी दस्ते छावनी से बाहर रहते थे। सुल्तान अय्यूबी जाती तौर पर ये मशकें देखता था। वो तीसरे चौथे रोज आला कमांडरों और दस्तों के कमांदारों तक को लेक्चर देता और उन्हें नक्शों और खाकों की मदद से जंगी चालें सिखाता था। उसने इस ट्रेनिंग का बुनियादी उसूल ये रखा था: कम तादाद से दुश्मन का ज्यादा नुकसान करना, हथियार से ज्यादा अक्ल को इस्तेमाल करना, आमने सामने के मार्के से गुरेज करना, सामने से हमला न करना, 10-12 आदमियों के शबखून से इतना नुकसान करना जितना 100 आदमी दिन के वक्त दूबदू मार्के में कर सकते हैं। इसके अलावा वो दुश्मन के किसी कले या शहर को लंबे महासरे में रखने के तरीके बताता और कलों की दीवारों में नकब लगाने के सबक देता। उसने तमाम ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों का मुआयना कर लिया था। कमजोर या उम्र रसीदा जानवरों को उसने अलग कर दिया था। हमले की तारीख तय हो चुकी थी। सुल्तान अय्यूबी ने फलस्तीन की फतह का जो मंसूबा बनाया था, उसके पहले मरहले में कामयाबी से दाखिल होने की तैयारी जोर शोर से कर रहा था। उधर उसे रास्ते में ही रोकने के एहतमाम हो रहे थे। दोनों फौजों की तैयारियां ऐसी थीं जैसे एक दूसरी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सलीबियों की तैयारियों का दायरा शोबक से करक तक और मिस्र की सरहदों तक था। वो इस वसी दायरे को सुल्तान अय्यूबी के लिए ऐसा फंदा बना रहे थे जिसमें से उसके लिए सारी उम्र निकलने का कोई इम्कान नजर न आता था। उनकी तैयारियां सुल्तान अय्यूबी के उस मंसूबे की रोशनी में हो रही थीं जो उन तक कबल अज़ वक्त पहुंच गया था। इन वसी तैयारियों के अंदर शोबक में एक सरगर्मी और भी थी जिसका ताल्लुक जंग से नहीं जज्बात से था, और ये एक खुफिया सरगर्मी थी। लुजीना अपने कमरे में पड़ी हदीद के लिए बेकरार हो रही थी और उसकी सहेली 2 रोज से हदीद को ढूंढ रही थी। वो अफसरों के हस्पताल में भी नहीं था और वो सिपाहियों के हस्पताल में भी नहीं था। वो जासूस लड़की थी। बड़े बड़े अफसर भी उसकी इज्जत करते थे। लुजीना को और हर जासूस लड़की को वहां यही अहमियत हासिल थी। इसके बावजूद ये सहेली जिससे भी पूछती कि लुजीना के साथ जो जख्मी मुसलमान आया था वो कहाँ है, तो उसे एक ही जवाब मिलता: मैंने तो उसे नहीं देखा। तीसरे दिन एक अफसर ने उसे राजदारी से बताया कि उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और उसे मुसलमानों के कैंप में भेज दिया गया है। सहेली ने जब ये खबर लुजीना को सुनाई तो उस पर सक्तातारी हो गया। मुसलमानों का कैंप एक खौफनाक जगह थी। इसमें पहली जंगों के मुसलमान कैदी भी थे और वो मुसलमान भी जिन्हें किसी जुर्म के बगैर सलीबियों ने अपने मकबूजा इलाकों से पकड़ा था। ये मुसलमान ज्यादातर इन काफिलों में से पकड़े जाते थे जिन्हें सलीबी लूटते थे। ये कैंप कैद खाना नहीं था, न ये जंगी कैदी कैंप कहलाता था। ये एक बेगार कैंप था जिस पर कोई ऐसा कड़ा पहरा न था जैसा कैद खानों में होता है। इन बदनसीब कैदियों का कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी न था। ये लोग मवेशी बना दिए गए थे। जहां जरूरत होती उनमें से बहुत से आदमी हांक कर ले जाए जाते और उनसे काम लिया जाता। उन्हें खुराक सिर्फ इतनी सी दी जाती जिससे वो जिंदा रह सकें। वो खैमों में रहते थे। इनमें जो बीमार पड़ जाता उसका इलाज इसी सूरत में किया जाता कि बीमारी मामूली हो। अगर बीमारी फौरन जोर पकड़ ले तो उसे जहर देकर मार दिया जाता। ये बदनसीब मुसलमानों का एक गिरोह था जो सिर्फ इस जुर्म की सजा भुगत रहे थे कि वो मुसलमान हैं। सुल्तान अय्यूबी को उसके जासूसों ने इस बेगार कैंप के मुताल्लिक खबरें दे रखी थीं। हदीद को भी कैंप में भेज दिया गया था। लुजीना के लिए हुक्म था कि उसे न मिले। हरमन को शक हो गया था कि ये एक जज्बाती वाबस्तगी है, लेकिन लुजीना ने इस हुक्म को कबूल नहीं किया था। उसने जब सुना कि हदीद मुसलमानों के कैंप में है तो उसने सहेली से कहा कि वो उसे आजाद कराएगी। सहेली ने उसकी जज्बाती हालत देखकर मदद का वादा किया और दोनों ने प्लान बना लिया। वो उसी वक्त शहर में गई और एक प्राइवेट डॉक्टर से मिली। उसे कहा कि वो एक जख्मी को ला रही है जिसका इलाज उसे इस शर्त पर करना पड़ेगा कि वो उसके मुताल्लिक किसी को कुछ न बताए। डॉक्टर ने इस राजदारी की वजह पूछी तो लुजीना ने कहा, वो एक गरीब सा मुसलमान है जिसने मेरे खानदान की बहुत खिदमत की है। वो कहीं लड़ाई झगड़े में जख्मी हो गया है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं, इसलिए कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता। चूंकि यहाँ तमाम डॉक्टर ईसाई हैं, इसलिए वो किसी मुसलमान का इलाज बिला उजरत नहीं करते। राजदारी की दूसरी वजह यह है कि अगर शहर के मुंतजिम तक ये खबर पहुंच गई कि इन मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो उसी को बहाना बनाकर उन्हें मुसलमानों के कैंप में भेज देंगे। उन्हें तो बहाना चाहिए। मैं इस आदमी को इस खिदमत और इसार का सिला देना चाहती हूँ जो उसने मेरे खानदान के लिए किया है। मैं उसे रात के वक्त लाऊंगी। बताइए आप कितनी उजरत लेंगे? मैं राजदारी की उजरत भी दूंगी। इस दौरान डॉक्टर उसे सर से पांव तक देखता रहा। लुजीना ने उसे ये नहीं बताया कि वो कौन है, यही बताया था कि वो एक मुअज़्ज़िज़ घराने की लड़की है।
लड़की का गैर मामूली हुस्न देखकर डॉक्टर जो उजरत लेना चाहता था उसे वो जबान पर नहीं ला रहा था। लोजीना इस मैदान और इस फन की माहिर थी, वो मर्दों की नजरें पहचानती थी। उसने अपने फन को इस्तेमाल किया तो डॉक्टर मोम हो गया। लोजीना ने सोने के 4 सिक्के उसके आगे रख दिए और जब डॉक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुमसे ज्यादा कीमती कोई सिक्का नहीं, तो लोजीना ने मखसूस मुस्कुराहट से कहा, आप जो कीमत मांगेंगे दूंगी, मेरा काम कर दें। डॉक्टर ये तो समझ गया कि मामला खतरनाक और पुरस्कार मालूम होता है, लेकिन लोजीना को देखकर उसने खतरा कबूल कर लिया और कहा, ले आओ, आज रात कल रात जब चाहो ले आओ, अगर मैं सोया हुआ हूं तो जगा लो। उसने एक हाथ में सोने के सिक्के और दूसरे हाथ में लोजीना का हाथ पकड़ लिया। इस मुहिम का सबसे ज्यादा नाजुक और पुरखतर मसला तो ये था कि हदीद को कैंप से निकाला किस तरह जाए। रात को वहां पहरा बराए नाम होता था। इन बदनसीब कैदियों में भागने की शकत ही नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उन्हें मुशक्कत पर लगाया जाता और सूरज गुरूब होने के बाद कैंप में लाया जाता। उनकी तादाद 1500 के लगभग थी। लोजीना की सहेली ने कैंप के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल कर ली, जिनमें एक ये भी थी कि जख्मी और बीमार कैदियों को मामूली सी एक डिस्पेंसरी में हर रोज भेजा जाता है। उनके साथ सिर्फ एक पहरेदार होता है। दूसरे दिन लोजीना अपनी सहेली के साथ वहां पहुंच गई जहां मरीज कैदियों को ले जाया जाता था। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। 25-30 मरीजों की एक पार्टी निहायत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी और पहरेदार हाथ में लाठी लिए उन्हें मवेशियों की तरह हाँकता ला रहा था। जो तेज नहीं चल सकते थे उन्हें वो लाठी से धकेल कर ला रहा था। दोनों लड़कियां आगे चली गईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे तमाशा देख रही हों। अब मरीजों का टोला उनके करीब से गुजर रहा था तो वो हर एक को देखने लगी। अचानक लोजीना को धचका लगा। हदीद उसे कहर भरी नजरों से देख रहा था। उससे अच्छी तरह चला नहीं जाता था। उसके चेहरे से वो रौनक और रमक बुझ गई थी जो लोजीना ने जख्मी होने से पहले देखी थी। हदीद के कंधे झुक गए थे। उसके कपड़े खून से लाल थे। खून खुश्क हो चुका था। लोजीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर हदीद की आंखों में नफरत थी। उसने मुंह फेर लिया। ये मरीज टोला आगे निकल गया तो लोजीना और उसकी सहेली पहरेदार के साथ ऐसी बातें करने लगी जिनमें इन मुसलमान मरीजों के खिलाफ नफरत थी। उन्होंने जबान के जादू से पहरेदार को अपना गर्विदा कर लिया और कहा कि वो अजराह मजाक इन कैदियों के साथ बातें करना चाहती हैं। डिस्पेंसरी में दूसरे मरीज भी थे। खासा हुजूम था। कैदियों को एक तरफ बिठा दिया गया। लोजीना उनके करीब चली गई और उसकी सहेली ने पहरेदार को बातों में उलझा दिया। हदीद दीवार के सहारे बैठ गया था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। लोजीना ने आंख के इशारे से उसे परे बुलाया। वो जब उसके करीब गया तो लोजीना ने उसे आहिस्ता से कहा, मुझे हुक्म मिला है कि तुमसे कभी ना मिलूं। बैठ जाओ। हम ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम बातें कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे हुक्म देने वालों पर। हदीद ने नहीफ मगर गजबनाक आवाज में कहा, मैंने तुम्हें किसी सिले के लालच में डाकुओं से नहीं बचाया था। वो मेरा फर्ज था। क्या तुम फर्ज अदा करने वालों के साथ ये सलूक करते हो? लोजीना ने रंधियाई हुई आवाज में कहा, चुप रहो हदीद, ये बातें बाद में होंगी। मुझे बताओ कि रात तुम किस जगह होते हो। आज रात तुम्हें वहां से निकालना है। हदीद उससे भी बात नहीं करना चाहता था। लोजीना ने उसे आंसुओं से और बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो उसे धोखा नहीं दे रही। हदीद ने बताया कि वो रात को जहां सोता है वहां से निकलना मुश्किल नहीं, लेकिन निकल कर वो जाएगा कहां। उन्होंने जल्दी जल्दी में फरार का मंसूबा बना लिया। मुसलमानों का कैंप ऐसी नींद सोया हुआ था जैसे ये लाशों की बस्ती हो। पहरेदार भी सो गए थे। यहाँ से कभी कोई भागा नहीं था। भागकर कोई जाता भी कहां। उसके अलावा पहरेदारों को यह भी मालूम था कि कोई एक आध भाग भी गया तो कौन जवाब तलबी करेगा। रात का पहला पहर खत्म हो गया तो फटे पुराने एक खेमे से एक आदमी पेट के बल रेंगता हुआ खेमों की ओट में वहां तक चला गया जहां उसे कोई पहरेदार न देख सकता था। आगे उसे अंधेरे में भी खजूर का दरख्त नजर आने लगा जहां तक उसे पहुंचना था। एक साया सर से पांव तक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ खड़ा था। रेंगने वाला उठ खड़ा हुआ और खजूर के तने तक पहुंच गया। वो हदीद था। लोजीना उसकी मुंतजिर थी। लोजीना ने पूछा, तेज चल सकते हो? हदीद ने जवाब दिया, कोशिश करूंगा। वो कैंप से दूर निकल गए। आगे वसी इलाका गैर आबाद था। मुश्किल ये थी कि हदीद तेज नहीं चल सकता था। लोजीना ने उसे सहारा देकर तेज चलाने की कोशिश की और उसे बताती गई कि उसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियां मिली हैं। उसने हदीद की गलत फहमी रफा कर दी। आगे शहर की गलियां आ गईं और फिर डॉक्टर का घर आ गया। 3-4 बार दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आया और उन्हें फौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के जख्म खोल कर देखे तो कहा, कम से कम 20 रोज मरहम पट्टी होगी। ये सुनकर लोजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला था। वो ये था कि इतने दिन वो हदीद को कहां छुपाएगी। उसे बेकार कैंप में वापस तो नहीं ले जाना था। उसकी अक्ल जवाब दे गई। डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका तो उसने कहा कि इसे निहायत अच्छी और मुकव्वी ग़िज़ा की जरूरत है। लोजीना उसे परे ले गई और कहा, ये जहां रहता है वहां इसे अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप इसे यहीं रखें और जो चीज इसके लिए फायदेमंद हो वो खिलाएं। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दूंगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ही ज्यादा थी। लोजीना ने कम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा,
तुम मुझसे बहुत ही खतरनाक काम करवा रही हो। मैं जानता हूँ ये शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और ये मिस्री फौज का सिपाही है। तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे मुंह मांगी उजरत दोगी तो तुम्हारा ये राज मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। लुजीना ने कहा, मुझे मंजूर है। और ये भी सुन लो डॉक्टर, अगर ये राज फाश हो गया तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर ने हदीद को एक कमरे में लिटा दिया और उसे बताया कि वो ठीक होने तक यहीं रहेगा। उसने अंदर से उसे दूध और फल ला दिए और लोजीना को एक और कमरे में ले गया। दूसरे दिन लोजीना और उसकी सहेली ने कैंप की जासूसी की। डिस्पेंसरी में गई, मरीज कैदी वहां ले जाए गए। दोनों लड़कियों ने पहरेदार के साथ गपशप लगाई और अपने खुसूसी ढंग से बातें करके मालूम कर लिया कि हदीद की गुमशुदगी से कैंप में कोई तब्दीली नहीं आई और वहां कोई हलचल नहीं। दिन गुजरते गए। डॉक्टर को चूंकि मुंह मांगी कीमत और उजरत मिल रही थी, इसलिए उसने हदीद को छुपाए भी रखा और उसका इलाज पूरी तवज्जो से करता रहा। उसे मुकव्वी ग़िज़ा भी देता रहा। लुजीना शाम के बाद वहां जाती, कुछ देर हदीद के साथ बैठती और वहां देर डॉक्टर के कमरे में गुजारती। इस रोजमर्रा के मामूल में 20 रोज गुजर गए और हदीद के जख्म भर गए। उसकी सेहत भी बहाल हो गई। लुजीना ने डॉक्टर से कहा कि वो कल रात किसी भी वक्त हदीद को ले जाएगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। छोटे ओहदे का एक अफसर उसकी सहेली के पीछे पड़ा रहता था। सहेली ने उस अफसर को झांसा दिया और लुजीना ने उसके ट्रंक से उसकी वर्दी निकाल ली जो उसने हदीद को पहना दी। घोड़े का इंतजाम मुश्किल न था, वो भी हो गया। ये एहतमाम इसलिए किया जा रहा था कि शहर के इर्द गिर्द मिट्टी की बहुत ऊंची दीवार थी। उसके 4 दरवाजे थे जो रात को बंद रहते थे। उन दिनों दिन के वक्त ये दरवाजे खुले रखे जाते थे क्योंकि सुल्तान अयूबी के आने वाले हमले के लिए फौजों और उनके सामान की आमदोरफ्त जारी रहती थी। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले किले के बड़े दरवाजे की तरफ एक सलीबी अफसर घोड़े पर जा रहा था। उसकी कमर से लटकती हुई तलवार मुसलमानों की तरह टेढ़ी नहीं सीधी थी और उसका दस्ता सलीब की शक्ल का था। वो हर लिहाज से सलीबी था। दरवाजा खुला हुआ था जिससे ऊंटों का एक कारवान रसद से लदा हुआ बाहर जा रहा था। जाहिर यही होता था जैसे ये घुड़सवार अफसर उस कारवान के साथ जा रहा है। वो दरवाजे के पास पहुंचा तो सलीबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन घोड़े पर सवार दरवाजे में दाखिल हुआ। वो कहीं बाहर से आ रहा था। उसने अफसर को देखा और मुस्कुराया, मगर उस अफसर ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से न दिया। हरमन चंद कदम अंदर को आया तो उसने घोड़ा रोक लिया। उसे 200-300 कदम दूर लुजीना खड़ी नजर आई, जिसने हरमन को देखा तो वहां से तेजी से अपने ठिकाने की तरफ चली गई। अली बिन सुफियान की तरह हरमन भी माहिर जासूस और सुराग रसान था। उसने फौरन घोड़ा दरवाजे की तरफ घुमाया और एड़ लगा दी। वो अपना एक शक रफा करना चाहता था। उसने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा दौड़ पड़ा। बाहर जाकर हरमन ने देखा कि जो अफसर उसके पास से गुजरा था वो इतनी दूर निकल गया था कि उसके ताक़ुब में जाना बेकार था। उस घुड़सवार ने दरवाजे से निकलते ही घोड़े को एड़ लगा दी थी। घोड़ा बहुत तेज रफ्तार था। हरमन उसे देखता रहा और वो सहरा की वुसअत में गुम हो गया। लुजीना ने हदीद को आजाद करा के सिला दे दिया था। हरमन ने घोड़ा वापस मोड़ा और तेजी से अंदर आ गया। वो सबसे पहले मुसलमानों के कैंप में गया और वहां के इंचार्ज से हदीद की निशानियां बताकर पूछा कि वो कहाँ है। कुछ पता न चला। जिस खैमे में हदीद को रखा गया था वहां के रहने वालों ने बताया कि एक सुबह वो यहाँ से गायब था। वो समझे कि उसे इधर उधर कर दिया गया है। हरमन का शक यकीन में बदल गया। वो हदीद ही था जिसे उसने सलीबी फौज की वर्दी में दरवाजे से निकलते देखा था। वो मजीद तफ्तीश से पहले लुजीना के कमरे में गया। वो सर हाथों में थामे रो रही थी। हरमन ने गरज कर कहा, क्या तुमने उसे भगाया है? लुजीना ने आहिस्ता से सर उठाया। हरमन ने कहा, झूठ बोलोगी तो मैं तफ्तीश करके साबित कर दूंगा कि उसे तुमने फरार में मदद दी है। लुजीना ने कहा, ना आपको तफ्तीश की जरूरत है ना मुझे झूठ बोलने की। मेरी जिंदगी एक शाहाना झूठ और मेरा वजूद एक खूबसूरत धोखा है। अपनी रूह की निजात के लिए सच बोलकर मर रही हूँ। उसकी आवाज में खुनूदगी थी जो बढ़ती जा रही थी। वो उठी तो उसकी टांगे लड़खड़ाईं। उसके करीब एक गिलास पड़ा था जिसमें चंद कतरे पानी था। उसने गिलास उठाकर हरमन की तरफ बढ़ाकर कहा, मैंने अपने आप को सजाए मौत दे दी है। इस गिलास में पानी के चंद कतरे गवाही देंगे कि मैंने अपने नापाक जिस्म को सजाए मौत इसलिए नहीं दी कि अपनी कौम से गद्दारी की और दुश्मन को कैद से भगा दिया, बल्कि मेरा जुर्म यह था कि मैं उन इंसानों को धोखा देने लगी थी जिनके यहाँ कोई धोखा और फरेब नहीं। इनमें से 4 इंसानों ने मेरी वो इज्जत बचाने के लिए जो मेरे पास थी ही नहीं 10 डाकुओं का मुकाबला किया। फिर एक इंसान ने मुझे अपना जिस्म कटवा कर डाकुओं से छीना। मुझे नेकी और बदी, मोहब्बत और नफरत का फर्क मालूम हो गया। मैं सच बोलकर मर रही हूँ। ये पुरसुकून मौत है। वो गिरने लगी तो हरमन ने उसके हाथ से गिलास लेकर उसे थाम लिया। लुजीना ने अपने जिस्म को झटका दिया और हरमन के बाजुओं से निकलकर परे हो गई। ऊँगती हुई आवाज में बोली, मेरे जिस्म को हाथ न लगाओ, ये अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। इस जहर ने इसमें सच दाखिल कर दिया है। तुम्हें नापाक जिस्मों की जरूरत है। उसे मैंने भगाया है। उसे मैंने 20 रोज छुपाए रखा था। उसे मैंने फर्नांडिस की वर्दी चुरा कर पहनाई थी। उसे मैंने घोड़ा दिया था। मैं उसके साथ नहीं जा सकती थी। मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने जहर पी लिया। अगर तुम मुझे पकड़ न लेते तो भी मैं जहर पी लेती। वो पलंग पर लुढ़क गई।
हरमन को उसकी आखिरी सरगोशी सुनाई दी। सच बोलकर मरने में कितना सुकून है। उसने आखिरी सांस इस तरह ली जैसे सुकून से आह भरी हो। उसे जब दफन कर चुके तो एक अफसर ने पूछा, इसका कोई खानदान था तो उन्हें उसकी मौत की इत्तला दे दो। हरमन ने जवाब दिया, इसका खानदान हम ही थे। इसे 10-11 साल की उम्र में किसी काफिले से अगवा करके लाए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को कूच किए तीसरा दिन था। सलीबियों ने उसे रास्ते में रोकने के लिए फौज भेज दी थी। हमला चूंकि करक पर आ रहा था, इसलिए सलीबियों ने शोबक से ज्यादातर फौज करक भेज दी थी। उसका एक हिस्सा शाम की तरफ भेज दिया था ताकि नूरुद्दीन जंगी मदद के लिए आए तो उसे करक से कुछ दूर रोका जा सके, और उस फौज का कुछ हिस्सा सुल्तान अय्यूबी को रास्ते में रोकने वाली फौज को दिया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके कूच कराया था और तीनों को दूर रखा था। वो जब उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलीबियों से टक्कर होनी थी, उसने 3 हिस्सों के कमांडरों और उनके मातहत कमांडरों को अपने खैमे में बुलाया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां मुझे राज फाश कर देना चाहिए। तुम शायद हैरान हो रहे होगे कि मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं करक पर हमला करूंगा, मगर मैं तुम्हें किसी और तरफ ले आया हूं। मैं करक पर हमला नहीं कर रहा, हमारी मंजिल शोबक है। एक सवाल तुम सबको परेशान कर रहा है कि मैंने इन 3 जासूसों को, जिनमें एक आलिम था और 2 लड़कियां, क्यों रिहा कर दिया था और उन्हें मुहाफिज क्यों दिए थे। मैंने उन्हें अपने साथ वाले कमरे में बिठाकर दरमियान का दरवाजा आधा खुला रखा और अली बिन सफियान और 2 नायबीन को यह बताना शुरू कर दिया कि मैं फुला तारीख को करक पर हमला कर रहा हूँ। मैं जानता था कि जासूस सुन रहे थे। मैंने उनके कानों में यह भी डाला कि मैं सलीबियों से खुले मैदान में जंग से डरता हूँ। इस किस्म की बातें उनके कानों में डालकर उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें मुहाफिज दिए ताकि वो सही सलामत शोबक पहुंच जाएं। मुझे इतला मिली है कि रास्ते में एक हादसा हो गया है। डाकुओं ने 3 मुहाफिजों और 1 लड़की को मार डाला है। चौथा मुहाफिज कल रात शोबक से वापस आ गया है। वहां हमारे जो जासूस हैं उन्होंने इत्तला दी है कि आलिम जासूस जिंदा शोबक पहुंच गया था, जिसने मेरा धोखा कामयाब कर दिया है। सलीबियों ने अपनी फौज मेरी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर दी है। इस वक्त तुम्हारी फौज का बाएं वाला हिस्सा सलीबियों की बहुत बड़ी फौज के बाएं पहलू से 4 मील दूर है। उसने बाएं हिस्से के कमांडर से कहा, आज सूरज गुरूब होने के बाद तुम अपने तमाम घुड़सवार दस्ते सीधे आगे 2 मील ले जाओ। वहां से अपने बाएं को हो जाना, 4 मील सीधा जाना, फिर बाएं को जाना और 2 मील पर तुम्हें दुश्मन आराम की हालत में मिलेगा। हमला करना तुम जानते हो। ये तेज हल्ला होगा। रास्ते में जो कुछ आए उसे कुचलते हुए निकल आओ और अपनी इस जगह पर आ जाओ जहां से चले थे। दूसरा हिस्सा शाम के बाद सीधा आगे बढ़ेगा, 8-9 मील जाकर बाएं को हो जाएगा। तुम्हें दुश्मन की रसद और काफिले मिलेंगे। इसके अलावा तुम दुश्मन के अकब में होगे। दिन के वक्त दुश्मन बाएं वाले हिस्से के ताक़ुब में आएगा, लेकिन तुम सामने की टक्कर नहीं लोगे। दिन को बहुत पीछे आ जाओगे। रात को फिर हमला करोगे और रुकोगे नहीं। सलीबी आगे बढ़ेंगे तो दरमियान वाला हिस्सा अकब से हमला करेगा और दुश्मन के संभलते तक बिखर जाएगा। तीसरा हिस्सा जो मेरे साथ है आज रात कूच कर रहा है। हम कल दोपहर तक शोबक का मुहासरा कर चुके होंगे। बाकी 2 हिस्से सलीबियों को इन तरीकों से, जिनकी मैं तुम्हें मश्क कराता रहा हूँ, दुश्मन को सहरा में परेशान किए रखेंगे। उस तक रसद नहीं पहुंचने देंगे। वो जूं ही पानी के चश्मों से हटेगा, तुम चश्मों पर कब्जा कर लोगे। हमला हमेशा पहलू पर करोगे और लड़ने के लिए रोकोगे नहीं। जांबाज दस्ते हर रात दुश्मन के मवेशियों पर आग फेंकेंगे। ये 1171 के आखिरी दिन थे जब करक वालों को सुल्तान अय्यूबी के लंबे इंतजार के बाद पता चला कि शोबक जैसा अहम कला सुल्तान अय्यूबी के महासरे में आ गया है, जबकि ज्यादातर फौज करक में इकट्ठी कर ली गई है और सहरा में भेज दी गई है। शोबक को वो कोई मदद नहीं दे सकते थे। सहरा में जो फौज गई थी, मुसलमान उसका बुरा हशर कर रहे थे। सलीबियों की परेशानी ये थी कि मुसलमान सामने आकर नहीं लड़ते थे। वो गोरीला और कमांडो तर्ज के हमलों से उनका नुकसान कर रहे थे। उन्होंने रसद रोक ली थी। पानी पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। सलीबियों की ये फौज न लड़ने के काबिल रही थी, न पीछे हटकर शोबक को बचाने के लिए पहुंच सकती थी। शोबक में सलीबियों ने किले और शहर की दीवारों से तीरों और बर्छियों से बहुत मुकाबला किया, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के नकबजन दस्तों ने दीवारें तोड़ डाली। ये मुहासरा तकरीबन 1.5 महीना रहा। आखिर सुल्तान अय्यूबी शोबक में दाखिल हो गया। वो सबसे पहले बेगार कैंप में गया, जहां के बदनसीब कैदियों ने शुक्र के सजदे किए। सलीबियों की सहरा वाली फौज बेतरतीबी में पसपा होकर करक के किले में चली गई, जहां बहुत सी फौज बेकार बैठी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।